नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी ESIC यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सरकारी कंपनी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है, जिसका नाम ESIC है, उसकी तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है जॉब के लिए, जो कि मेडिकल फील्ड से निकल के आ रहा है। यानी कि यहाँ पर आपके बहुत अलग अलग तरह के पोस्ट पर नोटिफिकेशन निकाला गया है इसमें, और इसमें आपकी जॉब निकाली गई है जो कि पूरे इंडिया कंट्री के लोगों के लिए रहने वाली है। यानी कि मैं आपको बता दूं, ESIC के जो ऑफिसेज हैं अलग अलग राज्यों में इंडिया कंट्री के, उसके अंदर ये जो जॉब है वो निकाली गई है। इसके अंदर आपकी 1038 वैकेंसियां निकाली गई है, यानी कि 1038 वैकेंसियां निकाली गई हैं पूरे देश भर के अंदर। तो ये एक गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसको इस पूरा वीडियो में डिस्कस करा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ESIC है क्या। तो ESIC जो है, जैसे कि नाम बता रहा है कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो इस कंपनी का जो भी काम रहेगा, उसके अंदर जो भी आपकी पोस्ट निकाली गई है, तो मैं आपको बता दूंगा कि उस पोस्ट का काम क्या होता है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या आपको यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या क्या रहेगा, यहाँ पर फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, उम्र सीमा यानी कितने से कितने के बीच के एज वाले लोग इस फॉर्म को भरेंगे। एक एक चीज आपको क्लियर कर दूंगा। इससे रिलेटेड बाद में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ESIC की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पे आप देखेंगे ये उसका लिंक है, और ये सारे लिंक इस जॉब से रिलेटेड वीडियो के सही नीचे भी आपको दिख रहे होंगे। दूसरा आपको जैसे दिख रहा है रिक्रूटमेंट, जैसे यहाँ पे लिखा है रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आपको नोटिफिकेशन इसका दिख जाएगा। नहीं तो यहाँ पे ये जो लिखा आ रहा है इसमें भी आप जाएंगे तो यहाँ से आप फॉर्म की तरफ डायरेक्ट पहुंच जाएंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। मैं आपको एक एक चीज का लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराया गया है, वहां से आप जा सकते हैं और इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 1038 के लगभग लोगों को लिया जा रहा है जॉब पर पूरे इंडिया भर के अंदर। तो जो भी एलिजिबल हो इस पे अप्लाई कर देना। एक काफी, मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ी वैकेंसी है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए हर एक स्टेट के लिए, हर एक स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसियां हैं। सपोज मानिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपका निकाला गया है दिल्ली NCR के लिए, यानी कि दिल्ली के अंदर ESIC का जितना भी ESIC का जो भी ऑफिस रहेगा उसके अंदर वहां पर दिल्ली NCR के लिए कौन कौन से पोस्ट पर कितनी वैकेंसियां निकली हैं वो बता दूंगा आपको। हर एक स्टेट का, हर एक जगह का अलग अलग नोटिफिकेशन निकाला गया है। टोटल बात करूं यहाँ पर तो 20 नोटिफिकेशंस के फाइल निकाले गए हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको आसानी हो। आप किसी भी स्टेट से देख रहे हैं तो आप डायरेक्ट अपने स्टेट वाले लिंक को ओपन करके वहां पर आप देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसियां हैं। हो सकता है कि कुछ पोस्ट पर ऐसा, जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे अलग अलग तरह के पोस्ट हैं, कोई टेक्नीशियन का है, कोई डेंटल मैकेनिक का है, कोई ECG टेक्नीशियन का है, कोई रेडियोग्राफर का है, अलग अलग बहुत अलग अलग मेडिकल डिपार्टमेंट में पोस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पोस्ट है। तो आप अगर देखेंगे तो हो सकता है कि अलग अलग राज्यों में, सपोज मानिए हो सकता है कि बिहार में कुछ पोस्ट पे वैकेंसी ना हो, वो वाली सेम पोस्ट पर वैकेंसी आपकी मध्य प्रदेश में हो, या फिर राजस्थान में हो, झारखंड में हो, किसी दूसरे राज्य में हो। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, सपोज मानिए आप जैसे कि झारखंड से अप्लाई कर रहे हैं, झारखंड वाले नोटिफिकेशन में आपको दिख रहा है आपकी जो आपके पास क्वालिफिकेशंस है उसका आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है उस नोटिफिकेशन में। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या आप दूसरे स्टेट वाले में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। जैसा कि यहाँ बोला गया कि ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी कि पूरे इंडिया कंट्री के लिए है। तो अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करेंगे उस पोस्ट पर तो आप अप्लाई तो कर पाएंगे, लेकिन
आपको फिर उस दूसरे स्टेट में ही जाकर आपको उस जॉब को करना होगा। साथ ही आपको एक जनरल कैटेगरी में ले लिया जाएगा, और अगर रिजर्वेशन भी रहेगा तो रिजर्वेशन भी कैटेगरी वाइज मिल जाएगा, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब है। और रिजर्वेशन किस किस को मिलता है? उनको ही मिलता है जो कि रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। और ये ऑल इंडिया वैकेंसी की वजह से एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ESIC के ऑफिस के अंदर आपकी इस कंपनी के अंदर अगर जॉब दी जा रही है तो आपको इंडिया के जो रूल्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से ही आपको रिजर्वेशन दिए जाएंगे, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, या फिर कोई भी ऐसे रिजर्व कैटेगरी वाला कैंडिडेट हो। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। हम चलते हैं, हम एक एक नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 से 4 ऐसे स्टेट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो सकता है। इस वजह से हम कुछ ही स्टेट के नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। बाकी का आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिंक पर जाके आप उसको पूरा चेक करेंगे। आपको जो भी पोस्ट लगेगा अप्लाई करने के लिए उसको आप देखेंगे, वैकेंसियाँ और सारा कुछ। उसके बाद फॉर्म में उसी पोस्ट को सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो जल्दी आ रही होगी, आपको वो भी मिल जाएगी कि फॉर्म कैसे भरना है, और वो भरा के आपको बता दिया जाएगा। सेम पूरे इंडिया के जितने भी नागरिक हो किसी भी राज्य से, आप सभी के लिए जॉब है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं, टोटल जैसे 20 नोटिफिकेशन है, तो इसमें आप ये देख के चौंक मत जाना कि आपके स्टेट का नाम नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए जॉब नहीं है, आपके लिए जॉब है, लेकिन आप दूसरे राज्य में जाके उस जॉब को करेंगे, जिस भी राज्य में आप अप्लाई करना चाहें। तो ये आपके लिए रहेगा। तो यहाँ पर टोटल 20 राज्यों को सिलेक्ट करा गया जहां पर ESIC अपने आप को ऑपरेट कर रहा है इंडिया कंट्री के अंदर। तो उस हिसाब से ही आपकी नोटिफिकेशन निकाली गई है। स्पेशली जहां जॉब होगी, जहां ऑफिस होगा, वहीं पर वैकेंसियां निकाली जाएंगी। जहां ऑफिस ही नहीं है वहां पर वैकेंसी कौन निकालता है? तो ये आपका रहेगा, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो मैंने क्लियर कर दिया है। अब दोबारा मैं एक बार क्लियर करूं, ये अब जैसे दूसरे कंट्री से कोई कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है, सपोज मानिए कोई दूसरे, जैसे कि मान लीजिए USA या किसी दूसरे कंट्री से देख रहा है कैंडिडेट इस वीडियो को अप्लाई करने के लिए जॉब पर, तो मैं उनको भी ये क्लियर कर देता हूँ, किसी दूसरे कंट्री वाले कैंडिडेट को भी, कि वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अगर इंडियन सिटीजन है तो वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। रही बात इसकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, फॉर्म की फीस और एक एक चीज़, वो हम कवर कर लेते हैं जल्दी से। उसके बाद आपको फिर इसके लिंक पे चलेंगे अप्लाई वाले पे, और आपको वहाँ बताएंगे कि वहाँ पे आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये आपका दिल्ली NCR के लिए है। तो दिल्ली NCR में मतलब अगर माने तो जैसे कि यहाँ पर आपका NCR दिल्ली के अंदर, दिल्ली राज्य या यूनियन टेरिटरी जो भी आप कहें, तो इसके अंदर वैकेंसियों की अगर बात करें तो ऑडियो मीटर टेक्नीशियन की यहाँ पर 3 पोस्ट है दिल्ली रीजन में। इसमें आप अगर देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी से 2 रहेंगे और एक SC से रहेगा। फिर उसके बाद ST और बाकी कैटेगरियों में नहीं है। और अगर आप डिसेबिलिटी में आ रहे हैं तो आपकी कैटेगरी C वाली डिसेबिलिटी में आपकी एक वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन यानी कि आर्मी, नेवी वाले, फोर्स वाले कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे इस वाले पोस्ट के लिए, क्योंकि उनके लिए इस पोस्ट में वैकेंसी नहीं है, जो कि एक्स सर्विसमैन में आते हैं। रही बात डेंटल और मैकेनिक के लिए, डेंटल मैकेनिक के लिए यहाँ पर 10 वैकेंसियाँ हैं टोटल। तो उसके अंदर से आपकी 4 अनरिजर्व से हैं, SC से 2 हैं और EWS से 1 है और OBC से आपकी 3 है। तो आप देखेंगे तो ये पूरी 10 हो जाएंगी। और एक एक्स सर्विसमैन से, अब एक्स सर्विसमैन अपने एक्स सर्विसमैन के बेस पे अप्लाई भी कर सकता है। अगर वो एक्स सर्विसमैन किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहा है तो अपने रिजर्वेशन के बेस पर भी अप्लाई कर सकता है, कोई एक बेनिफिट वो ले सकता है। सेम ECG टेक्नीशियन की भी यहाँ पर वैकेंसी है, 23 वैकेंसियाँ हैं। बाकी आप यहाँ से देख लेंगे कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। मैं डायरेक्ट जल्दी पोस्टों का नाम लेता हूँ। सबसे पहले जूनियर रेडियोग्राफर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, OT असिस्टेंट, फार्मासिस्ट जो कि एलोपैथिक के लिए रहेगा, आयुर्वेदा के लिए फार्मासिस्ट चाहिए होगा, फार्मासिस्ट आपका होम्योपैथी के लिए भी चाहिए होगा। उसके बाद रेडियोग्राफर है और सोशल गाइड, सोशल वर्कर, ये भी आपकी पोस्ट है। इसकी वैकेंसी 16 है। तो टोटल अगर बात करें तो दिल्ली रीजन में ही मैंने देखा कि दिल्ली के लिए ही सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, जो कि
275 वैकेंसियां हैं, 275 वैकेंसियां हैं टोटल, जो कि दिल्ली के अंदर निकाली गई, दिल्ली एनसीआर के ESIC ऑफिस के लिए, उन डिपार्टमेंट्स में, यानी दिल्ली स्टेट के लिए। अब आप देखेंगे तो मैंने बोला था कि कैटेगरी सी में एक वैकेंसी थी सबसे पहले वाले पोस्ट के लिए, तो उसमें आपका अगर कैटेगरी सी मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी रहेगा, जिसमें आपका सेवरल पैल्सी और लेप्रोसी क्योर्ड और ड्राफ्ट फिल्म्स और उसके बाद एसिड अटैक विक्टिम्स जो भी रहेंगे उनके लिए वैकेंसी रहेगी, जो पहली वाली थी। ABCD आपकी अलग अलग डिसेबिलिटी है, अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट हो, डिसेबिलिटी फेस कर रहा हो, तो वो इस डिसेबिलिटी को चेक करेगा और डायरेक्ट वो यहाँ से देखेगा कि उसकी डिसेबिलिटी के हिसाब से कौन सी पोस्ट उसको मिल रही है, तो वो उस पोस्ट पर अप्लाई करेगा। अब नेम ऑफ पोस्ट में जैसे आप देख रहे हैं कि जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की जो पोस्ट थी उसके लिए अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट अप्लाई करता है तो उसको SE ST और MF और RW जैसी चीज़ें आनी चाहिए। ये क्या है इसकी फुल फॉर्म अभी क्लियर कर देता हूँ, इसका पूरा नाम। ये कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जो कि एक एक्टिविटीज़ है, स्किल्स है, मतलब आप समझ लीजिए कि आपको फिजिकली ये चीज़ आपको करनी आती हो, आप अपने इस सब में आप अवेलेबल हो, एबल हो, साथ में आप और इसमें अवेलेबल रहेंगे वही लोग जिनकी डिसेबिलिटी कैटेगरी B, C, D और E में आ रही है, यानी कि B में आपकी डीफ और हार्ड ऑफ हियरिंग आ रही है, OL, CP और बाकी आप इस तरीके से देख लेंगे। मतलब कि ये वाले डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स अगर इस वाले फंक्शनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका रहेगा अलग अलग पोस्ट का, आप इसको चेक कर लेंगे। मैं इसके बारे में अभी आपको बता देता हूँ, जैसे कि B मतलब ब्लाइंड रहेगा, LV लो विजन, कम दिखना, ऐसा कैंडिडेट जो कम देख पाता है, दिखता उसको कम है। फिर ये सब आपके रहेंगे, सारे यहाँ पे दिए गए हैं जिसको आप आसानी से देख सकेंगे। देखिए यहाँ पे S मतलब सिटिंग हो जाएगा, ST मतलब स्टैंडिंग हो जाएगा, BN मतलब बेंडिंग हो जाएगा, मतलब बेंड होना आता हो कैंडिडेट को। फिर उसके बाद RW मतलब रीडिंग और राइटिंग आता हो, और SE मतलब स्पीकिंग रहेगा या जो भी होगा, आप इस तरीके से देख लेंगे। ये आपके हिसाब से इसको आपको उस हिसाब से ही समझना है। अब सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले अगर आप ऑडियोमीटर टेक्नीशियन की पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो आपकी जो सैलरी होगी वो 29,200 रुपये से लेके 92,300 रुपये तक की रहेगी, जो कि पे मैट्रिक्स के हिसाब से होता है। एज की बात करूं तो यहाँ पे 18 से 25 के बीच के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अगर जो कैंडिडेट ESIC के कर्मचारी होंगे उनको 40 ईयर उनकी मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब उनकी 25 की बजाय 40 उनकी मैक्सिमम अपर एज हो जाएगी इस पोस्ट पे अप्लाई करने की, अगर वो इस ESIC के अंदर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं तो उनके लिए। अब इसमें और एक और चीज़ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यही रहेगी कि इसमें आपको 4 साल की डिग्री चाहिए होगी ऑडियोलॉजी, इंक्लूडिंग 1 साल की इंटर्नशिप के साथ, मतलब कि 4 साल की डिग्री और 1 साल की इंटर्नशिप जिसने भी करी है ऑडियोमीटर टेक्नीशियन में, वह कैंडिडेट ही इसके लिए एप्लीकेबल रहेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज। और बाकी अगर आपने ये नहीं करा है तो आपने 2 साल का डिप्लोमा करा है अगर ऑडियोलॉजी में, विद साथ में 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करा हो इस फील्ड में, किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में, तो भी आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकेंगे जैसा कि यहाँ लिखा गया है। तो सेम आपको ऐसे ही करना होगा जो कि आप अगर ECG टेक्नीशियन के लिए भी अप्लाई करेंगे तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं सैलरी 25,500 रुपये से लेके 81,100 रुपये तक की रहने वाली है। एज आप यहाँ से देख सकते हैं, इनका 12th पास होना जरूरी है साइंस के साथ, किसी भी बोर्ड से हो सकता है, CBSE हो सकता है, ICSE हो सकता है, या फिर आपका स्टेट बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, पंजाब बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड या फिर तमिलनाडु बोर्ड, कोई सा भी स्टेट बोर्ड भी हो सकता है। साथ ही इनको जो है 2 साल का डिप्लोमा चाहिए होगा ECG के अंदर किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। AICTE मतलब हो जाता है ऑल इंडिया काउंसिल, बाकी इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया काउंसिल टीचिंग एजुकेशन, या जो भी इसका फुल नेम हो आप उसको समझ लेंगे। जैसे कि आपका होता है UGC होता है यूनियन ग्रांट कमीशन, तो सेम UGC से भी अप्रूवल चाहिए होता है। यहाँ पर आपका AICTE से चाहिए जो कि आपका गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की
रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है। अगर आप इससे करते हैं, मतलब कि आप अपना डिप्लोमा जो कर रहे हैं ईसीजी के अंदर, उसके अंदर अगर लिखा है कि वो AICTE से रिकॉग्नाइज्ड है, तो अप्रूवल है, तो आप ही तभी एप्लीकेबल रहेंगे। जूनियर रेडियोग्राफर में भी आप देख सकते हैं सैलरी और बाकी क्वालिफिकेशंस, कहीं कहीं तो 12th पास के लिए है जॉब, किसी में ग्रेजुएशन भी चाहिए, किसी में डिप्लोमा भी चाहिए। तो यहाँ पर डिप्लोमा वाले भी, डिग्री वाले भी, ग्रेजुएशन वाले भी, 10th 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस पोस्ट पर उनकी जो भी क्वालिफिकेशंस दी हुई है। तो आप यहाँ से सारे चेक कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी, मैं आपको फॉर्म की लास्ट डेट बता देता हूँ। फॉर्म की लास्ट डेट होगी 30 अक्टूबर, यानी कि 30 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकेंगे। और इस डेट तक जिस भी कैंडिडेट ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी मांगी जा रही है, जैसे 12th पास मांगी है या ग्रेजुएशन मांगी है, डिग्री और मार्कशीट जैसी चीज़ें, अगर उसके पास उस डेट से पहले पहले है, फॉर्म की क्लोजिंग डेट से पहले पहले अगर उसके पास होंगी, तो वो अपलोड कर देगा फॉर्म में, तो ही वो एप्लीकेबल रहेगा जॉब के लिए। अगर उसके पास इस डेट के बाद आने वाली है मार्कशीट या डिग्री, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। ये यहाँ साफ लिख के दिया हुआ है। अब एज के लिए भी सेम डेट लागू होगी, सेम यही डेट को फॉलो किया जाएगा। अब अपर एज की बता देता हूँ। एससी कैटेगरी में 5 इयर्स रिलैक्सेशन रहेगा, एसटी और एससी में। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट को 3 साल का, डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट में 10 साल का मिल जाएगा यूआर से। बाकी ओबीसी को 13 साल, क्योंकि 10 साल उनके डिसेबिलिटी के, 3 साल उनके खुद के कैटेगरी के। तो इस तरीके से उनको अपर एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी आपने ऊपर देखा भी था, मैंने आपको बताया भी था, एज 18 से 25 है। बाकी आपके कैटेगरी वाइज अपर एज में छूट मिलती है। अब नेशनैलिटी की बात करूं तो कैंडिडेट इंडिया से कहीं भी अप्लाई कर सकता है। मैंने ये बोला था पहले ही, नेपाल, भूटान, बाकी जगहों के नाम लिखे हैं, वहाँ के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इंडिया में परमानेंटली सेटल्ड हैं, शिफ्टेड हैं, कि मतलब वो उस कंट्री से आके, इन जो भी कंट्रियों के नाम दिए गए वहाँ से आ गए हैं और इंडिया में परमानेंटली सेटल हैं, तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। ये देखिए यहाँ पे किस किस कंट्री का नाम दिया है। श्रीलंका का नाम दिया है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, और उसके अलावा भी जाम्बिया, और फिर आपका जेर, एथियोपिया, वियतनाम, और बहुत जगहों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आप क्या बोला गया है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जैसा कि लिंक आपको वीडियो के नीचे दिख रहा होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के ये हैं, आपको फोटो, साइन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड के अंगूठे का जो है एक स्टैंप करना होगा, मतलब कि थंब करना होगा आपको। उसको स्टैम्प पैड के अंदर, स्टैम्प पैड जो होता है उससे आपको स्टैम्प लेनी है और उसको एक पेपर पे कर देना है अपने थंब से, और उसके बाद उसको क्लिक करके उसको अपलोड करना है। ये आपका फॉर्म के साथ ही होगा। और बाकी इसमें साइज लिखे गए हैं। फोटो साइन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को जाके चेक करें, उस वीडियो में बताया गया है फोटो साइन से रिलेटेड कि उनके डॉक्यूमेंट्स के साइज को कैसे हम कंप्रेस करते हैं, रिड्यूस करते हैं, साथ ही हम कैसे जो है एक फोटो या किसी भी डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन या फिर फॉर्मेट चेंज करते हैं। सपोज मानिए पीडीएफ से जेपीजी कैसे करते हैं, जेपीजी से जेपीईजी कैसे करते हैं, बाकी सारा कुछ तो आप वहां से उस चीज को देख पाएंगे। फॉर्म भरने का प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेगा कैंडिडेट अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के हेल्प से। एक उसके पास वर्किंग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हो, उसकी मदद से वो अपना नाम, जेंडर और कुछ डिटेल्स डालकर रजिस्ट्रेशन कर लेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी और खुद का बनाया हुआ पासवर्ड से लॉगिन करके वो फॉर्म भरने की तरफ जाएगा, जिसमें वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेगा, सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट्स को। फिर उसके बाद वो जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहा है उसको सिलेक्ट करेगा और एंड में इसकी फीस पे कर रहा होगा। ये पूरा प्रोसेस होगा आपको अप्लाई करने के लिए, जैसे यहाँ पे दिया भी गया है। तो ये आपको बताया गया है कैसे आपको करना होगा। फॉर्म की फीस की बात कर लेते हैं। जो भी SC ST कैंडिडेट रहेंगे, रिजर्व कैटेगरी में रहेंगे, उनको 250 पे करने हैं, 500 उनको पे करने हैं जो कि एक UR कैटेगरी से आ रहे हैं या फिर ऐसी कैटेगरी से आ रहे हैं जो रिजर्वेशन में नहीं आती है, ऐसी कैटेगरी वाले, यानी EWS वाले भी इसी में आ जाएंगे 500 रुपीज़ वाले में। तो EWS वालों को काफ़ी बार डाउट रहता है, तो उनका क्लियर कर रहा हूँ मैं डाउट कि भाई आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ। EWS वाले इसमें 500 रुपीज़ ही पे करेंगे, ना कि 250, क्योंकि वो एक UR कैटेगरी में ही है, क्योंकि वो एक जनरल कैटेगरी है, लेकिन वो अपने
फाइनेंशियल बैकग्राउंड के कारण वो अपने बेनिफिट्स लेने के लिए, या फिर आप ये कह लीजिए कि एज में आपको छूट चाहिए होती है, एज या बहुत सारी कारणों से वो EWS को अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए मैंने ये चीज़ क्लियर करी है। मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट ऑनलाइन होगी, चाहे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, और बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिख रहे हैं। ये आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है यहाँ पे बताया गया है, इसके बजाय आप वीडियो भी देख सकते हैं, यहाँ से भी समझ सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, आप फॉर्म में ही सेंटर सिलेक्ट कर लेंगे और वो सेंटर आपका बाद में चेंज नहीं होगा। और एग्जाम में आप जो भी अपीयर होने जाएंगे, तो एग्जाम में अपीयर होने के लिए कोई भी अलग से आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे कि आपको आने जाने का खर्चा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप खुद के बिहाफ पर एग्जाम देने जाएंगे जहाँ पर भी इसका सेंटर होगा, मतलब कि इस जॉब के लिए एग्जाम लिया जाएगा, ये क्लियर कर दिया गया है। जिसके सेंटर आपके डाले जाएंगे अलग अलग जगहों पे, वो बताया गया। अगर एग्जाम की बात करें इस जॉब के लिए, तो एग्जाम जो होगा उसमें आपका स्कीम ऑफ, अब इसमें रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें टेक्निकल नॉलेज और प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स का हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स, इस तरीके से अर्थमेटिक एबिलिटी और सारा कुछ देखें तो 100 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के आएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर मिल जाएगा आपको। टेक्निकल नॉलेज और प्रोफेशनल नॉलेज, अब ये क्या चीज़ है, ये है आपका, जैसे कि मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं ऑडियो मीटर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, आप अप्लाई कर रहे हैं। सपोज मानिए मैंने उस पोस्ट को मान लिया, तो उस पोस्ट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सिलेबस होगा उस फील्ड का, उसके 50 क्वेश्चन आएंगे। उसके अंदर आपको 100 मार्क्स का टोटल आपका रहेगा वो एग्जाम, वो पूरा सेक्शन, वो उसमें आपको 60 मिनट्स में उसको कंप्लीट करना होगा, और बाकी सारा पार्ट बचा हुआ वो आपको 60 मिनट में कंप्लीट करना है। तो दोनों का अलग अलग टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स उसका काटा जाएगा, यानी कि उसका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप अगर गलत करके आते हैं तो। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। ये रिटर्न एग्जाम ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर पे लिया जाएगा एग्जाम। 45% मार्क्स लाना जरूरी है एक अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए। अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो उनको 40% 5% का छूट मिलेगा। यानी आप देखेंगे सपोज मानिए 45% कितना हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 150 मार्क्स बोला है, 150 मार्क्स बोला है, तो 75 मार्क्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 50%। तो यानी कि 40-50 के करीब आपके मार्क्स अगर आ रहे हैं, 75 मार्क्स आपके हो जाएंगे, तो यानी आपके 65 से 75 के बीच वाले कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से अगर लाएंगे तो वो क्वालिफाइड माने जाएंगे। और अगर 40% किसके लिए चाहिए, 40% यानी कि आपके 60 मार्क्स हो जाएंगे, जो कि एक ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट को लाने पड़ेंगे इस एग्जाम में आगे जाने के लिए। ये एक कंफर्म बोला गया है। टीयर इन द टेस्ट 1, मतलब कि आपको जो पहले वाला एग्जाम है उसके बोले गए हैं। यानी कि आप अगर प्रोफेशनल की बात करें, प्रोफेशनल नॉलेज वाले, इसके अंदर आपको लाने हैं 45 मार्क्स। इसके बाद आपका जब इसमें आप इतने नंबर ले आते हैं, फिर टेस्ट 2 में उसको 50 मार्क्स में से भी उसको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। फिर टेस्ट 3 होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड टेस्ट का, उसमें भी उसको 50 में से, देखिए हर एक टेस्ट को अलग अलग तरीके से उसमें क्वालिफाई करना है, ये साफ यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। उसके बाद आपका फेज 2 का एग्जाम होगा जिसमें आपका टाइपिंग कराया जाएगा, जो कि आपको डिवाइस लैपटॉप्स दिए जाएंगे, मतलब मॉनिटर या कंप्यूटर पे आपको कराया जाएगा, जिसमें आपको डेटा एंट्री टेस्ट कराया जाएगा आपका, साथ में आपका टाइपिंग कराया जाएगा। किस पोस्ट के लिए, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। सिर्फ इस पोस्ट के लिए ये काम होगा, बाकी जो पोस्ट बची है उनके लिए सिर्फ वहीं पे एग्जाम खत्म हो जाएगा जितना आपको बताया गया। फेज 2 सिर्फ इस पोस्ट के लिए होगा जिसकी वैकेंसियां जो है एक है। अब एक वैकेंसी है उसके लिए भी 5 को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है, सेम 2 है तो उसके लिए 8 को किया जा रहा है, और इस तरीके से किया जाएगा यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट टाइपिंग के लिए। मोड ऑफ सिलेक्शन आप समझ ही गए होंगे, फेज 1 रहेगा जिस एग्जाम का, उसमें आप अलग अलग सेक्शन को अलग अलग तरीके से क्वालिफाई करेंगे उसकी कट ऑफ को देखते हुए। उसके बाद आप सिलेक्ट होंगे तो आपको जॉब मिल रही होगी, और जिसके लिए भी, जिस पोस्ट के लिए आपका सेकंड पोस्ट भी हो रही है, तो उसके लिए आपको जैसे कि सेकंड फेज एग्जाम जिस भी पोस्ट का हो रहा है उसमें आपको अलग से उसमें क्वालिफाई करना होगा।
यहाँ पर लिखा गया है टाइपिंग स्पीड कितने WPM चाहिए होगी, वर्ड पर मिनट, सारा कुछ आप यहाँ से देख सकेंगे। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए, तो वो यहाँ से रीड कर सकता है कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते समय। ये डिसेबल, अब देखिए एक चीज और होती है, जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में अधिकतर ये चीज होती है, प्राइवेट में भी होती है, लेकिन गवर्नमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपका जो डिसेबिलिटी, आप किसी ना किसी डिसेबिलिटी को फेस कर रहे होंगे, अगर किसी डिसेबिलिटी में है तो आपको अगर किसी और से एग्जाम लिखवाना है या करवाना है, स्क्राइब को यूज करना है किसी दूसरे पर्सन को, तो उसके लिए आपको गाइडलाइंस दी गई है कि क्या 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 फॉलो करना होगा। तो ये डिसेबिलिटी वाले ध्यान से सुने मेरी इस बात को, इस चीज को जरूर फॉलो कर लें जो यहाँ पे लिखा गया है। ये फॉर्मेट है आपके ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये रहेगा। उसके अलावा ये देखिए ये ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट फॉर्मेट है। अगर वो ओबीसी कैटेगरी वाला कैंडिडेट इस सर्टिफिकेट को चेक कर ले, अगर ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट के पास जो सर्टिफिकेट होगा उसके खुद के पास अभी, तो वो इसको चेक करे अपने फॉर्मेट को, और इस फॉर्मेट को अगर वो सेम वेरीफाई हो रहे हैं तभी वो अप्लाई लगा दे उस सर्टिफिकेट को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, नहीं तो वो नया बनवा ले। ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका इनकम एसेट का रहेगा सर्टिफिकेट का, इनकम सर्टिफिकेट का। उसके बाद ये एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी वाला रहेगा, जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे वो इसको लगाएंगे। तो इस तरीके से आपके सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स दिए गए हैं, तो आप सारे चेक कर सकेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है, देखिए मैंने इसमें एक एक चीज क्लियर कर दिया आपको, सैलरी, सिलेबस। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस तो दिया नहीं गया है, सिर्फ ये बताया गया है कि कौन कौन सा पार्ट जो है वो आ रहा है। तो सिलेबस जैसे ही आ रहा होगा वीडियो के नीचे आपको वो भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब फॉर्म की डेट लास्ट बता दी गई है, पूरा अक्टूबर का मंथ दिया गया है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जिसको जो भी इंटरेस्टेड हो इंडिया कंट्री से, कहीं से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दिल्ली के बाद मैं यहाँ सेम चलूंगा गुजरात में। गुजरात में भी आप देख सकते हैं, मैंने बोला था कि कुछ जगह पे कुछ ही वैकेंसियां हैं। सपोज मानिए कि डेंटल मैकेनिक की वैकेंसी है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑडियो मीटर टेक्नीशियन की वैकेंसियां है नहीं, बाकियों की जिसकी आप देख लेंगे। सपोज जैसे कि डेंटल मैकेनिक की है वैकेंसी यहाँ पर, तो आपको करना क्या है, टोटल वैकेंसी देखी, फिर कैटेगरी वाली वैकेंसी देखी, आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है और आपके स्टेट में आ रही है तो आप अप्लाई कर दीजिए। आपके स्टेट में नहीं है और आप उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप एक सिंपल से काम करिए, दूसरे स्टेट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं जिस भी पोस्ट पे आपको लगे। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं इनका जो भी मैंने बताया था फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिसेबिलिटी के हिसाब से, और बाकी एक एक चीज़ आप यहाँ से चेक कर लेंगे, सैलरी भी चेक कर पाएंगे यहाँ से और सब कुछ चेक कर पाएंगे। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है। देखिए इसमें कुछ भी आपको नया नहीं मिलेगा, सिर्फ जगह जो है बदल जाएगी। जैसे कि गुजरात के लिए अलग वैकेंसियाँ हो गई हैं, दिल्ली NCR की अलग हो जाएंगी, बाकी पैटर्न और बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी, सेम पोस्टों के लिए सेम रहेंगी। अब कुछ पोस्ट टाइपिंग वाली होंगी तो उनका टाइपिंग टेस्ट जरूर लिया जाएगा, जैसा कि आपको पता ही है। तो यही मैं आपको क्लियर कर रहा था, बाकी आप इसको पूरा थोड़ा रीड कर सकते हैं। ये कास्ट सर्टिफिकेट आ गए आपके, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको राजस्थान रीजन का बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप तो ऑडियोमीटर टेक्नीशियन की वैकेंसी दिखाई जा रही है, जो कि एक रहेगी। इस पूरे राज्य में एक ऑडियोमीटर टेक्नीशियन चाहिए ESIC को, यानी आपके इस कंपनी को एक ही चाहिए इस स्टेट के अंदर, एक ही जना इस पोस्ट के लिए चाहिए, एक ही कैंडिडेट चाहिए। फॉर्म तो जितने मर्जी भरिए, जो क्वालिफाई करेगा वही लेगा इस जॉब को। बाकी आप यहाँ से सब देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में एक एक चीज़ दी गई है सेम जैसे दिल्ली NCR वाले में थी। उसके बाद आपका तेलंगाना रीजन का भी लिखा हुआ है, ये तेलंगाना रीजन का रहेगा। और इस तरीके से ही आपके हर स्टेट के हो जाएंगे, और एक एक का लिंक आपको वीडियो के सही नीचे अभी दिख रहा होगा। अब ये तो बात हो गई हमारी इस जॉब के बारे में एक एक चीज़ की। अब बात करते हैं अप्लाई करने के लिए। तो देख रहे हैं आपकी ये आपका लिंक है। जैसे मैं अगर एक स्टेप बैक आता हूँ और मैं इसको रीलोड कर देता हूँ, इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं। देखिए मैं आपको मेन वेबसाइट से लेके चलता हूँ। मैं मेन वेबसाइट पे आ गया। अब मेन वेबसाइट पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट पैरामेडिकल। ये आपको पता होगा, ये पैरामेडिकल सारे पोस्ट पैरामेडिकल की पोस्ट के हैं। मैं इस पर सिंपल इसको क्लिक कर दूंगा, आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो मैं एक फ्रेशली अप्लाई कर रहा हूँ इस फॉर्म पे, तो मैं यहाँ आऊँगा और फिर इसमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन और सब कुछ भरूंगा, ये सारे स्टेप फॉलो करूंगा, फोटो साइन सब कुछ। पेमेंट आप देख सकते हैं, पेमेंट एंड में कराई जा रही है। तो कोई भी जो भी कैंडिडेट जो भी टेंशन ले रहे थे इस चीज़ को लेके,
कि अगर पेमेंट अगर बीच में करा ली जाती है तो फॉर्म सबमिट नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि फॉर्म अभी भर देते हैं, पेमेंट बाद में करेंगे, कि जैसे डेट अप्रोच होने लगेगी, क्लोज आने लगेगी, या जैसे ही पेमेंट होगी हमारे पास तो हम इसकी पेमेंट तब कर रहे होंगे। तो उसी चीज़ को मैं देखते हुए बता रहा हूँ कि आपको इस बात को ध्यान रखना है। पेमेंट आप एंड में भी कर सकते हैं, ये आपको यहाँ दिखाया गया है। तो मैंने आपको एक एक चीज़ जॉब से रिलेटेड बता दी है। जो भी एलिजिबल हो उसमें अप्लाई कर दे, और एक गवर्नमेंट जॉब अच्छी सैलरी के साथ और एक अच्छे पोस्ट पर जॉब है, और जो भी हो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ अब नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।